हाय एवरीवन, आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम द यूनिट माइक्रोबायोलॉजी। बैक्टीरिया में अभी तक हम लोगों ने उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया है। 3 लेयर्स की बात की गई थी, सेल वॉल की, कैप्सूल की एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की। तो तीनों हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब आते हैं साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर जो मेन पार्ट कवर करता है वो यही करता है। लेयर्स के बारे में आप थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन में लिखते हैं, लेकिन मोस्टली जो हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स आती हैं वो आती हैं साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स के अंदर। अगर साइटोप्लाज्म की बात की जाए तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कह रहे हैं तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारी, कुछ परसेंटेज ऊपर नीचे, छोटे से छोटे परसेंटेज को लेके बड़े से बड़े परसेंटेज, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स है। उसको हम सीधे सीधे तौर पे नहीं कह सकते कि 50% वाटर एंड 50% शुगर है। इट मीन्स कॉम्प्लेक्स चीजें, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर जो है ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है? एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसमें हम लोगों को क्या क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, लिपिड, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड एंड अपना वाटर। इतनी चीजें हमें मिलती हैं नॉर्मल तौर पे। अगर हम बात करें इसके अलावा क्या मिलता है, तो हमें मिलता है ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या मिलता है हमें? ग्लाइकोजन, वोलेटिन, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, ये चीजें हमें ऑर्गेनिक मैटर के रूप में मिलती हैं। और ऑर्गेनिक मैटर हम किसे कह रहे हैं? ये सारी चीजें जो है बैक्टीरिया अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ग्लाइकोजन को भी स्टोर करके रखता है, वोलेटिन को भी स्टोर करके रखता है, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को भी ये जो है स्टोर करके रखता है। अब इसमें जो नॉर्मल बेसिक चीजें थी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड, वाटर एंड जो चीजें स्टोर करके रखता है ऑर्गेनिक मटेरियल के, इसके अलावा ये होता है मैक्सिमम चीजें जो मेनली हम लोग साइटोप्लाज्म के जो लिक्विड में कह सकते हैं। इसके अलावा और क्या चीजें होती हैं? इसके अलावा जो हम मैट्रिक्स जिसे कहते हैं उसमें हमें मिलता है सल्फर एंड आयरन। अब सल्फर एंड आयरन हमें किसमें मिलता है? फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उसमें हमें सल्फर एंड आयरन मिल जाता है। दोनों ही टाइप के बैक्टीरिया मिलता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप सोचें कि सल्फर एंड आयरन सिर्फ जो है नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिलेगा, दोनों में मिल जाता है। अब कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं और कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं वो तो हमें आगे पता चल जाएगा। कौन कौन सी नहीं होती हैं, अगर आप उनका नाम लिख सकें तो नाम, नहीं तो आपको कमेंट में रीजन तो बताना ही है कि क्यों नहीं मिलती हैं। ये बहुत बेसिक चीज है जो कि मैंने पहले लेसन में बताई थी। तो ये काइंड ऑफ समझ लीजिए आपका एक रिवीजन क्वेश्चन है कि आपने कितना रिटेन किया है मेरी पिछली वीडियो से। तो आपको रिटेन भी करना है, क्योंकि अगर आप उसको दोबारा से रिवाइज नहीं करेंगे, आपका ब्रेन जो है उसे रिटेन करने की कोशिश नहीं करेगा, तो एट द लास्ट आपको कोई पेपर या नोट्स लेके पेपर लिखने नहीं जाना है। आपको फाइनली जो भी दिमाग में है वही लिखना है, तो उसका रिविजन होते रहना चाहिए। तो कौन से ऑर्गेनेलीज नहीं मिलते हैं वो आपको बताना है, और मेन क्या बताना है, वो ऑर्गेनेलीज क्यों नहीं मिलते हैं, क्या रीजन है कि वो ऑर्गेनेलीज यहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो मेन रीजन है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं लेकिन जो मेन रीजन है। इसके अलावा हमें यह भी पता है कि क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता वो आपको मुझे बताना है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता। तो जब अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता तो हम लोगों ने पढ़ा है कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया किस तरीके से काम करेंगे अगर क्लोरोप्लास्ट होगा ही नहीं? कौन करेगा उनके जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करेगा? क्लोरोप्लास्ट नहीं है, लेकिन यहां पर बैक्टीरिया ने क्या करा है, क्रोमैटोफोर्स मिलते हैं। भले ही क्लोरोप्लास्ट ना मिले, लेकिन यहां पर कौन सी चीज मिलती है? क्रोमैटोफोर्स, जो कि फोटोसिंथेसिस में जो है हेल्प करती है। नाउ इसके अलावा एक क्रोमैटिक और कह लीजिए न्यूक्लियर एरिया होता है साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म है पूरा एरिया। हम लोगों ने हर एक नॉर्मल जो चीजें मिलती हैं उनकी बात कर ली, हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट ना होने की बात कर ली। नाउ हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि एक एरिया होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिक और न्यूक्लियर एरिया। अब वो नाम इसे क्यों पढ़ा है? क्यों? क्योंकि वहां पर हमें मिलता है हमारा न्यूक्लियर मटेरियल। अब अगर हम नॉर्मल सेल की बात करें तो उसमें क्या होगा, हम लोग न्यूक्लियर मटेरियल को स्टेन करेंगे एंड हमें पता चल जाएगा कि हमारा न्यूक्लियर मटेरियल कहाँ है। लेकिन बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, राइबोसोम्स जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट में पाए जाते हैं और वो हर जगह फैले होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो होता ही नहीं है, तो ये जो है डिस्पर्स्ड होते हैं और पूरा सेल आपको, अगर आप स्टेन करने पे आएंगे तो पूरा सेल आपको स्टेन दिखेगा। तो अब कैसे पता चलेगा कि न्यूक्लियर मटेरियल कहाँ है? तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, राइबो न्यूक्लियस नाम का एंजाइम लेते हैं और वो क्या करता है, वो ब्रेक डाउन कर देता है सारे राइबोसोम को। तो अब राइबोसोम तो बचा नहीं, तो वो किसको स्टेन कर पाएगा? स्टेन जो है
वो सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल जहां पर है उस एरिया को स्टेन करेगा और हमें फाइनली पता चल जाएगा कि हमारा न्यूक्लियर मटेरियल बैक्टीरिया सेल में कहाँ है। तो ये तरीका था नॉर्मली हमारा न्यूक्लियर मटेरियल पता करने का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एक जनरल बात है, आपको पता होनी चाहिए इसलिए बता दिया है। बाकी ये जो मैंने आपको नॉर्मल केस एंड बैक्टीरिया केस बताया है स्टेन करने का, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद करने की इतनी कोई जरूरत नहीं है, समझ लिया उतना काफी है। नाउ हम लोग बात कर लेते हैं कि बैक्टीरिया सेल के न्यूक्लियर मटेरियल में क्या क्या चीजें एब्सेंट होती हैं। तो न्यूक्लियर मटेरियल में क्या एब्सेंट होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। पहली बात, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसी कोई चीज हमें बैक्टीरिया सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलती है। सेकेंड चीज क्या है? न्यूक्लियस क्रोमेटा, ये भी एब्सेंट होता है। तीसरी चीज न्यूक्लियर सैप, ये तीनों एब्सेंट होते हैं। नाउ अगर किसी न्यूक्लियर मटेरियल में ये तीनों चीजें एब्सेंट होती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। तो जब भी हम न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया की बात करेंगे तो हम उसे क्या वर्ड देंगे? हम उसे कहेंगे न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। मोस्टली जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज न्यूक्लियोइड। तो किस तरीके से हमारा यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियर मटेरियल अलग होता है प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर मटेरियल से? उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियस क्रोमेटा नहीं होता, न्यूक्लियर सैप नहीं होता। इसीलिए प्रोकैरियोटिक और बैक्टीरिया जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मटेरियल है, उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड, और जो यूकैरियोटिक है उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। सिंपल चीज। नाउ अब ये डबल स्टैंडर्ड भी होते हैं एंड सिंगल स्टैंडर्ड भी होते हैं, दोनों होते हैं। इनका वेट कितना हो सकता है? 3 × 10⁹ इनका मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है। नाउ इनका बेस पेयर जो है वो 5 × 10⁹ बेस पेयर इसमें मिल सकते हैं। इन यूनिट्स को, आप नंबर्स को याद ना भी करें चलेगा, लेकिन आपको एक आइडिया देने के लिए कि सिंगल स्टैंडर्ड एंड डबल स्टैंडर्ड दोनों होता है। वैल्यू दी गई है तो वैल्यू बताना मेरा फर्ज है, मैंने बता दिया, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ हमें देखना है कि ये किस किस फॉर्म में होते हैं। ये रिंग फॉर्म में भी पाए जाते हैं और दूसरे किस तरीके से पाए जाते हैं? डिफ्यूज मिलेंगे आपको साइटोप्लाज्म में। दोनों ही टाइप के न्यूक्लियर मटेरियल हमें मिलेंगे, एक रिम फॉर्म में भी मिल सकता है और हमें साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज्ड भी मिल सकता है। अगर हम क्लासिक एग्जांपल लें किसका? इकोलाई का। इकोलाई बैक्टीरिया सबने सुना होगा, बहुत क्लासिक है ये ना। उसकी बात करें तो उसमें हमें मिलता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए और कितने बेस पेयर? 12 से 80 डीएनए इसमें मिलते हैं हमें। और क्या और मिलता है इसमें? प्रोटीन भी पाया जाता है। नाउ आरएनए जो है यहाँ पर हमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर टाइप का हमें यहाँ डीएनए मिलेगा एंड आरएनए जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा एज अ सैप। ओके, यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट, आरएनए प्रेजेंट होगा। नाउ अब हमने देखा कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए यूकैरियोट्स में भी होता है और डबल कैरियोटिक डीएनए प्रोकैरियोट्स में भी होता है। हमने बेसिक डिफरेंस भी देख लिया न्यूक्लियर सैप में एंड न्यूक्लियस क्रोमेटा में, एंड देन हम लोगों ने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी का डिफरेंस देख लिया। इसके अलावा कौन सा बेसिक डिफरेंस है जो कि यूकैरियोटिक डीएनए को प्रोकैरियोटिक डीएनए से अलग करता है? वो है एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन। अब यूकैरियोटिक जो हमारा डीएनए है और न्यूक्लियर मटेरियल है उसमें हमें मिलेगा हिस्टोन, एंड जो प्रोकैरियोटिक है उसमें होगा एब्सेंस ऑफ हिस्टोन। तो यहां पर हमें प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन मिलेगा किसमें? यूकैरियोट में, एंड एब्सेंस ऑफ हिस्टोन मिलेगा प्रोकैरियोट में। अब हम देख लेते हैं सिंगल एंड डबल डीएनए, स्टैंडर्ड डीएनए कैसे हमें दिखते हैं। ये आपका हो गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड ये हो गया सिंगल स्टैंड डीएनए। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल फॉर्म में बता सकते हैं। मैं वर्ड्स वो यूज कर रही हूँ जिससे आपको सिंपलेस्ट वे में हो जाए याद, क्योंकि मैं और कॉम्प्लेक्स वर्ड और कॉम्प्लेक्स चीजें आपके ऊपर नहीं फेंकना चाहती जो कि इनरिलेवेंट है, क्योंकि अगर आप CSIR के लिए देंगे तो वो मोर रेलेवेंट होगी। तो मैं सिंपलेस्ट आपको समझाने की कोशिश यहाँ कर रही हूँ। नाउ प्लाज्मिड की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा न्यूक्लियर मटेरियल कंप्लीट हो गया। अब हमें सेकेंड चीज क्या पढ़नी है? हमें पढ़ना है प्लाज्मिड, क्योंकि प्लाज्मिड भी हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर ही आता है। नाउ प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटरी एलिमेंट। नाउ ये इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और इंटीग्रेटेड भी हो सकता है क्रोमोसोम के साथ। तो दोनों टाइप के हो सकते हैं। एक बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट आपको प्लाज्मिड मिल सकता है और ऐसा प्लाज्मिड भी मिल सकता है जो कि इंटीग्रेटेड हो क्रोमोसोम के
साथ। तो दोनों टाइप के प्लाज्मिड आपको देखने को मिल सकते हैं। ये होते हैं नॉन एसेंशियल। क्यों मैंने बोला नॉन एसेंशियल? इनकी जरूरत वेबिलिटी और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया में कोई रोल नहीं करती। अगर ये बहुत ही ज्यादा, अगर इसमें पाए जाने वाले जो जीन्स हैं वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते, तो आपको नहीं लगता है कि वो क्रोमोसोम के डीएनए के साथ मिल जाते आपको? क्योंकि बैक्टीरिया क्रोमोसोमल डीएनए तो कभी छोड़ने नहीं वाला, वो तो सिर्फ कभी से लॉस्ट नहीं करेगा, लेकिन प्लाज्मिड को कभी कभी वो लॉस्ट कर देता है। तो जितने भी इसेंशियल आपके जीन्स हैं वो सारे के सारे आपको क्रोमोसोमल डीएनए में मिल जाएंगे, और जो नॉन इसेंशियल हैं वो आपको आपके प्लाज्मिड में देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो भी है आपका वो यहाँ पर नॉन इसेंशियल है। क्यों? क्योंकि वो वेबिलिटी और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया में कोई भी रोल नहीं करता है। नाउ इसको हम लोग कहते हैं रिंग ऑफ डीएनए। क्यों? क्योंकि ये रिंग के फॉर्म में पाया जाता है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं ई कोलाई का, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है जो हमारा मेन न्यूक्लिक मटेरियल है, और ये आप देख रहे हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड यहाँ पर आपको कैसा दिख रहा है? सर्कुलर है और डबल स्टैंडर्ड है, और इसमें कई सारे जीन्स हैं। यहाँ पर 100 to 200 जीन्स हमें मिल सकते हैं। तो बहुत सारे जीन्स होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे कौन से होते हैं? नॉन इसेंशियल जीन्स। अब ये क्या होता है? डिस्पर्सिबल ऑटोनोमस एलिमेंट। डिस्पर्सिबल मतलब ये डिस्पर्स हो सकता है, और ऑटोनोमस एलिमेंट ये है। अब जो सबसे ज्यादा आपने प्लाज्मिड अगर सुना होगा, तो सबसे ज्यादा जिस प्लाज्मिड के बारे में आपने ध्यान दिया होगा वो होगा एफ फैक्टर प्लाज्मिड। अब एफ फैक्टर प्लाज्मिड क्या होता है? वो बैक्टीरिया की मेलनेस को डिफाइन करता है। अगर उसमें एफ फैक्टर होगा तो वो मेलनेस ऑफ बैक्टीरिया को यहाँ पर शो करता है। नाउ एफ फैक्टर को हम लोग एक और वर्ड देते हैं जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है। या तो आपसे डायरेक्टली एफ फैक्टर प्लाज्मिड पूछ लिया जाएगा, या तो आपसे पूछा जाएगा फर्टाइल फैक्टर प्लाज्मिड। तो दोनों ही एक ही चीज है जो कि है आपका एफ फैक्टर प्लाज्मिड। अब ये एक एटोनोमस फैक्टर को दिखाता है। मेलनेस ऑफ बैक्टीरिया क्या है? एक ऑटोनोमस फैक्टर है, तो ये एक ऑटोनोमस फैक्टर को शो करता है। अब ये पास कैसे होता है? एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कैसे पास होता है? या तो ये पर्सनल कांटेक्ट से जाएगा, फिजिकल कांटेक्ट से जाएगा, या तो फिर किसी एक्सटर्नल एजेंसीज के थ्रू ये एक से दूसरे में पास होता है। नाउ हमने पढ़ा है, जो हम पढ़ेंगे बेसिक तौर पे, 9 टाइप के प्लाज्मिड होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में डायरेक्टली एग्जाम में 2019 और 17 के बीच में कभी पूछा गया है, उसमें पूछा गया है एफ फैक्टर, आर प्लाज्मिड एंड कॉल प्लाज्मिड। और यही 3 प्लाज्मिड जो हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, और इनके लिए डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया है पूरा, जिसमें आपको खास तौर पे इन्हीं तीनों के बारे में लिखना था। और ऐसा नहीं है कि आप इनके बारे में 2-3 लाइन लिख के छोड़ दो, क्योंकि आपको प्रॉपर ये 3 पार्ट्स में दिए गए थे, तो आपको पूरा क्वेश्चन अटेंड करना जरूरी था। तो इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए एक डिफरेंट वीडियो आएगी, ताकि सारी चीजें अचानक से क्लब ना हो जाए और डाउट क्रिएट ना करें। तो इसीलिए इनके लिए अलग से वीडियो आएगी। लेकिन जो बेसिक चीज है इनकी वो मैं आपको बता देती हूँ। एफ फैक्टर इज फॉर फर्टिलिटी, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा। आर प्लाज्मिड इज फॉर रेजिस्टेंस, एंड कॉल प्लाज्मिड इज फॉर कोलोनजी, जो कि हमें मिलती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में। तो हमारा जो कॉल प्लाज्मिड है वो आपको हमको किस में मिलेगा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में, जिसके बारे में, इन तीनों के बारे में ही हम एक डिफरेंट वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आया भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और जब आया है तो ये बड़े मार्क्स के क्वेश्चन में आया है। नाउ इन तीनों के अलावा जो बाकी के हमारे 9 प्लाज्मिड्स में से हैं, वो है, एक है जो कि क्रिएट करता है पैथोजेनिसिटी ऑफ मैमल्स, दूसरा है प्लाज्मिड जो कि है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड ऑफ स्यूडोमोनास, तीसरा है मर्क्यूरी रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, चौथा है हमारा ट्यूमर इंड्यूसिंग। और ये ट्यूमर इंड्यूसिंग जो है आपको बहुत ज्यादा आगे चल के पढ़ने को मिलेगा, किसमें? ये आपको मिलेगा आपको बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट ब्रीडिंग। ये जो आपका सेकंड पेपर है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में आपको इसके बारे में पढ़ना होगा। तो इसको मत भूलिएगा कि जो ये ट्यूमर इंड्यूसिंग थिंग जो बैक्टीरिया में हमें मिलती है, वो किसकी वजह से मिलती है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड की वजह से। और किस बैक्टीरिया में ये पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम में। तो ये पूरा का पूरा बैक्टीरिया एंड ये जो प्लाज्मिड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसमें? बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट ब्रीडिंग में। ध्यान रखिएगा, आगे चल के मैं पूछूंगी, सेकंड पेपर हम लोग जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें मैं जरूर पूछूंगी कि किसकी वजह से होता है, और ये चीज आपको भूलनी नहीं चाहिए। नाउ इसके बाद आता है पेनिसिलिनेस प्लाज्मिड एंड क्रिप्टिक प्लाज्मिड। तो ये इतने ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे 9 प्लाज्मिड होते हैं। एटलीस्ट आप स्टेटमेंट में तो लिख ही सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी याद नहीं आता तो आप इनके नाम भी लिख देंगे तो काफी आपका भला हो जाएगा। नाउ अब प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन की बात करें
तो इसका जो प्रोसेस होता है वो तो वेरी 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 सिमिलर, और हम लोग कह लीजिए कंप्लीटली सिमिलर टू नॉर्मल न्यूक्लियर मटेरियल, जो मतलब आपका मेन डीएनए है उसकी तरह ही होता है। तो डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है कि ये जो प्लाज्मिड है वो अपना जो रेप्लिकेशन है वो डिटरमाइन खुद करता है। डिटरमाइन खुद करना मतलब रेट, कितने रेट पे वो डिवाइड होगा। जरूरी नहीं है कि अगर आपका जो न्यूक्लियर क्रोमोसोमल डीएनए है वो रेप्लिकेट कर रहा है तो आपका प्लाज्मिड डीएनए भी रेप्लिकेट करे, और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आपका क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर रहा है तो प्लाज्मिड डीएनए भी रेप्लिकेट ना करे। प्लाज्मिड डीएनए अपनी मर्जी से अपना रेट ऑफ रेप्लिकेशन डिटरमाइन करेगा एंड आपका क्रोमोसोमल डीएनए अपने हिसाब से। सो प्लाज्मिड का जो रेप्लिकेशन है उसका प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन ये अपना रेट ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो खुद डिटरमाइन करेगा। नाउ हमारा कंप्लीट हो गया क्या? हमारा न्यूक्लिक मटेरियल कंप्लीट हो गया, हमारा प्लाज्मिड कंप्लीट हो गया। नाउ हमें क्या पढ़ना है? राइबोसोम। राइबोसोम मिलता है बैक्टीरिया सेल में, ऑफ कोर्स मिलता है। किस काम में आता है? ये आता है प्रोटीन सिंथेसिस के काम में। अब राइबोसोम जो है वो बैक्टीरिया सेल में फ्री घूमता है। आपको पता है क्यों घूमता है? क्योंकि वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो होता नहीं है, तो किससे स्टिक करेगा? किसी से नहीं, फ्री घूमता है। अब कितना होता है? 10K to 15K के यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग किस चीज को डिनोट करते हैं? 1000 को। इट मीन्स 10,000 to 15,000 राइबोसोम्स हमें किसी बैक्टीरिया में मिल सकते हैं। अब कौन सा राइबोसोम मिलता है? 70S राइबोसोम मिलता है। प्रोकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम मिलता है? 70S, एंड यूकैरियोटिक में 80S। नाउ अगर हम 70S की सब यूनिट्स की बात करें, 70S राइबोसोम की सब यूनिट की बात करें, तो एक होती है 50S सब यूनिट एंड होती है 30S सब यूनिट। इसके बाद भी डिवीजन होता है, लेकिन उसके बाद का डिवीजन हम किस में पढ़ेंगे? सेल बायोलॉजी में। यहाँ पर आपको इतना जानना जरूरी था कि बैक्टीरिया सेल में राइबोसोम मिलता है, प्रोटीन सिंथेसिस के काम आता है, राइबोसोम फ्री साइटोप्लाज्म में मिलता है। इसके अलावा 70S राइबोसोम यहाँ पर मिलता है, जिसकी सब यूनिट 50S एंड 30S होती है। नाउ आपने एक टर्म सुना होगा पॉली राइबोसोम्स। नहीं सुना है तो आप बैक्टीरिया चैप्टर में जरूर सुनेंगे पॉली राइबोसोम्स। अब पॉली राइबोसोम्स क्या है? कुछ नहीं, पॉली मीन्स बहुत सारे, राइबोसोम मीन्स राइबोसोम। पॉली राइबोसोम्स मतलब जहां पर भी 5-6 राइबोसोम इकट्ठा हो जाए उसे हम कह देते हैं पॉली राइबोसोम्स। अभी कहाँ इकट्ठा होते हैं? ये इकट्ठा होते हैं mRNA पे। तो पॉली राइबोसोम्स प्लस जो पॉली राइबोसोम्स क्या होता है? राइबोसोम्स जो कि mRNA के आसपास इकट्ठा हो जाए और वहां पर 6-7 राइबोसोम्स मिल जाएं तो उसे हम लोग कहते हैं पॉली राइबोसोम्स। कुछ हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं, जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट करके मत रखना। अब हम जानते हैं मेसोसोम्स के बारे में। मेसोसोम्स क्या होता है? इनफोल्डिंग ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। मेसोसोम क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग। मतलब ये मान लीजिए ये है आपकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन आई और यहाँ पर ये क्या है? इनफोल्डिंग हो गई। ये पूरी की पूरी आपकी इनफोल्डिंग है। अब ये इनफोल्डिंग जो होती है वो कहलाती है मेसोसोम्स। इसका मेन काम क्या है? इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होता है बैक्टीरिया सेल में, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम बोला जाता है, कौन करता है? बोला जाता है कि मेसोसोम्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का काम यहाँ पर करते हैं। नाउ अगर बैक्टीरिया सेल की रेस्पिरेटरी हाई रहेगी तो क्या होगा? मेसोसोम्स भी हाई अमाउंट में मिलेंगे। इट मीन्स किसी भी बैक्टीरिया की अगर रेस्पिरेटरी हाई है, रेट ऑफ रेस्पिरेटरी अगर उसका हाई है, तो उसमें बहुत ज्यादा नॉर्मल से मेसोसोम्स मिलेंगे। नॉर्मली कितने मिलते हैं? 2 से 4 मिलते हैं। उससे ज्यादा मिलेंगे किसमें? जब उस बैक्टीरिया सेल की रेस्पिरेटरी हाई होगी। अब किस टाइप के बैक्टीरिया की रेस्पिरेटरी हाई होती है? जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, उनकी रेस्पिरेटरी रेट हाई होता है, तो इसका मतलब उसमें मेसोसोम्स की जो संख्या है वो ज्यादा मिलेगी। नाउ अब यहाँ पर ज्यादा क्यों मिलती है मेसोसोम्स की संख्या? क्योंकि माना जाता है कि एक्यूमुलेट करता है सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन। क्यों एक्यूमुलेट करना? मतलब एक्यूमुलेशन जानते हैं ना, जहां पर बोला जाता है कि स्टूडेंट्स को एक्यूमुलेशन जो है जगह दी जाती है, तो माना जाता है कि ये सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन को एक्यूमुलेट करता है। इसीलिए अगर रेस्पिरेशन हाई होगा तो हमारा जो है मेसोसोम्स का रेट भी हाई होगा। मतलब जितना ज्यादा रेस्पिरेशन उतने ज्यादा मेसोसोम्स। इसमें नहीं मिलता है जो एंजाइम्स जरूरी होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, एटीपीएस, डिहाइड्रोजनेस एंड
साइटोक्रोम, ये तीनों ही एंजाइम यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलते, तो हम इसे क्या नहीं मान सकते, साइट ऑफ रेस्पिरेशन नहीं मान सकते। ये कहाँ पर हमको यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में हमें मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा, तो हम इसे साइट ऑफ रेस्पिरेशन नहीं कह सकते। नाउ इसके अलावा क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है ट्रांसफरेज सेप्टम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई इतना ध्यान देने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना किस में लिखना है। अब मैंने आपको डिटेल में अल्ट्रा स्ट्रक्चर आधा लगभग बता दिया है, क्योंकि अब सिर्फ बचा है आपका फ्लैजिला। फ्लैजिला होते ही ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर मैंने जितना बताया है, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आपने अभी तक पढ़ लिया है लेयर्स, जनरल व्यू तो आपको लिखना ही है, इसमें कोई बात ही नहीं है, जनरल व्यू डायग्राम। नाउ मैंने आपको बता दिया है लेयर्स, जिसमें आपने 3 लेयर मेनली पढ़ी हैं। देन उसके बाद मैंने आपको बता दिया है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जो कि एक लेयर है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया है साइटोप्लाज्म। देन मैंने आपको बता दिया साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब जो जो साइटोप्लाज्म के अंदर मिलता है, ऑर्गेनेलीज मिल रही हैं आपकी, और आपको ऑर्गेनिक मटेरियल मिल रहा है, ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। आपको नॉर्मली अब क्या पढ़ना है, वॉक्यूल्स पढ़ लेंगे, इसके अलावा फ्लैजिला। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज। और जिस वीडियो में चैप्टर क्लोज होगा उसके आखिर में आपको मिलेगा क्वेश्चन, जो कि नॉर्मल कमेंट करने वाला क्वेश्चन नहीं होगा, 1 वर्ड आंसर नहीं होगा, ये होगा आंसर राइटिंग क्वेश्चन। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना आंसर शेयर करने में किसी और के साथ, क्योंकि आप अगर आंसर राइटिंग लिखेंगे मुझे उसमें गलती दिखती है, और हम देखते हैं कि किसी के आंसर में कोई चीज जो है वो इतनी बेटर नहीं है, तो हम उसे शेयर करेंगे कि आप उसको किस तरीके से और बेटर वे में लिख सकते हैं। अगर आपका आंसर राइटिंग अच्छा है, नॉर्मल है, देन इट्स गुड। और अगर कोई प्रॉब्लम मुझे किसी भी आंसर राइटिंग में लिखती है तो वो हम लोग सबके साथ शेयर करेंगे। तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि मेरा आंसर किसी के साथ शेयर नहीं हो। तो अगर आपको आंसर शेयर करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, और आप अपने विल से चाहते हैं कि आप आंसर राइटिंग करें, तो उस क्वेश्चन का आपको आंसर राइट करके भेजना है। अपना पिक फॉर्म में देख सकते हैं या तो PDF फॉर्म में, जो भी आपको बेटर लगे उसमें आप भेज दीजिए। देन उसके बाद हम लोग उसे डिस्कस करेंगे कि आपके एक आइडियल आंसर से आपका वो आंसर किस तरीके से अलग था। और अगर किसी के क्वेश्चन और आंसर में कमेंट नहीं हो रहा है तो ये मत समझिएगा कि आपका आंसर परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो है बेटरमेंट की गुंजाइश जो होती है वो होती है, तो इसका मतलब आप और भी बेटर भी कर सकते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में अगर मेरे को कुछ खराबी नहीं लगती है, आपका आंसर ठीक है, परफेक्ट है, तब भी आपको जो भी चीजें बताई जा रही हैं उसमें अगर आप कर लेते हैं और बेटर, तो मे भी आपको 2-3 पॉइंट बेटर मिल जाए अपने क्वेश्चन को और अच्छा करने के लिए। क्योंकि फाइनली हमको जो मेंस पेपर होगा, जो मेन डे में पेपर होगा, उसमें बेस्ट करना है। इससे पहले हम कितना बेस्ट लिखते हैं कितना नहीं लिखते हैं वो मैंने यहाँ पर नहीं रखा है। सो अगला होगा हमारा लास्ट वीडियो इस चैप्टर का, जिसके बाद हम लोग करेंगे न्यूट्रिएंट्स इन बैक्टीरिया। देन हमारा आएगा रिप्रोडक्शन, जो कि आई थिंक सो 2 वीडियो में हो जाएगा, एक में एसेक्सुअल एंड दूसरे में सेक्सुअल। नाउ फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वायरसेस। सो ये था हम लोग का प्लान, आपको मिल ही गया होगा 1 हफ्ते का तो लगभग। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।